दोस्तों, भुवनेश्वर से इंदिरा गांधी की कई यादें जुड़ी हुई हैं और इनमें से अधिकतर यादें सुखद नहीं हैं। इसी शहर में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, जिसकी वजह से मई 1964 में उनकी मौत हुई थी। और इसी शहर में 1967 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंका गया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। यही वह शहर है जहां इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का आखिरी चुनावी भाषण दिया था। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया, उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। दोस्तों, कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंभरनाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वो ईमानदार और तथ्यपरक बात कह रही थी। दोस्तों, उस रात इंदिरा जब दिल्ली वापस लौटी तो काफी थक गई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे अपनी दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गईं, तो इंदिरा उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गईं और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे आवाज दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा दौरे के दौरान भी उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर KP माथुर वहां पहुंच गए। वो रोज इसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में मजाक भी किया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आईं, तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे RK धवन और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देशानुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं, ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सकें। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली सीधे उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गईं। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके क्षत विक्षत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया।
पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरजंग रोड से किसी ने भी एम्स को फोन कर नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून की मात्रा का 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर मैंने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने उनके शरीर को हॉट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी और जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल में स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफी क्षति पहुंची थी। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय सही सलामत था। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते थे कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए। लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, आरंट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं? उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षाकर्मियों को उनके नजदीक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।